हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 70 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वो प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के जो हर साल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, गद्यांश पद्यांश, आपका संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, श्लोक एंड आपका जीवन परिचय एंड आपका हिंदी व्याकरण सब कुछ देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2013, 15, 17, 19, 22 हर साल आता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। जो कुसंग का ज्वर होता है वो सबसे भयानक होता है और यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। ठीक है, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इससे आपको यह पता चलता है अगर कोई भी पुरुष है, अगर उसकी संगत बुरी होगी तो वो अवनत के गड्ढे में जाएगा, मतलब उसकी उन्नति नहीं होगा, वो बुरी संगत में है। और अगर उसकी संगत अच्छी होगी तो फिर उसकी उन्नति होगी। संगत का मतलब है दोस्त। जैसे आपके दोस्त जैसे भी हो, अगर आपका दोस्ती बुरे लोगों से है तो आप कभी आगे नहीं जाओगे। ठीक है, जैसे आपसे अब देखो प्रश्न पूछेगा, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसी गद्यांश का। और यहाँ बा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, जो आपका रेखांकित अंश है। और सा है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया, जो युवा पुरुष की संगति है उसके बारे में क्या कहा गया। तो रेखांकित अंश का व्याख्या देख लो। रेखांकित अंश हमारा यहां से है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये हमारा रेखांकित अंश यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो इसके बारे में आप और अच्छे से पढ़ लेना रेखांकित अंश के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ को देखेंगे। तो ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, सभी स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि इसमें मित्र के बारे में बात किया गया है, मित्रता, संगति, इन सब के बारे में। तो ये हमारा मित्रता चैप्टर से लिया गया जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो आप लोग जो संदर्भ दो तरीके से लिख सकते हो, संदर्भ को दो तरीके से। एक तो आप लिख सकते हो कि मान लो आपका है यहाँ पाठ का नाम हेडिंग डाल दो, जैसे आपने संदर्भ हेडिंग डाला। ठीक है, संदर्भ आपने हेडिंग डाला तो अब आप यहां डाल दो पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये दोनों हेडिंग डालकर आप अपना पूरा नंबर पा जाओगे। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं अगर ऐसा लिखोगे तो आपको 100% फुल मार्क्स मिलेगा। लिखना है प्रस्तुत गद्यावतरण। ध्यान से समझो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, प्रस्तुत गद्यावतरण। ठीक है, ठीक है, प्रस्तुत गद्य अवतरण। अब आप यहां लिखो जो इस चैप्टर के लेखक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो बच्चों ध्यान से देखना, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सारा आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये इस चैप्टर के कौन है, लेखक हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया ना, जब इसके लेखक हैं तो यही इनके लिखित यानी कि लिखा है। ठीक है, लेखक है, लिखित। ठीक है, एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, जो हमारा पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक एंड पाठ्य पुस्तक के बाद आपका हिंदी है तो पाठ्य पुस्तक यहां आप हिंदी लिख देना। ठीक है, पाठ्य पुस्तक हिंदी। ठीक है, अब हिंदी के आपका गद्य खंड है, हिंदी के गद्य खंड क्या है, ये आपका गद्य खंड है ना। देखो दो खंड होते हैं, गद्य खंड एक पद्य खंड। पद्य खंड को काव्य खंड भी कहा जाता है। ठीक है, गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित। ठीक है, गद्य खंड में संकलित। अब इस चैप्टर का नाम जो है बच्चों वो है मित्रता। क्या नाम है, मित्रता। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है मित्रता, नामक निबंध से अवतरित है, नामक निबंध से, नामक निबंध से। ठीक है, निबंध से अवतरित है। क्या है,
अवतरित है। बस बच्चों इतना आप लिख दो, आपको 2 नंबर मिल गया। ठीक है, और मैंने ये भी बताया दूसरा ट्रिक कि पाठ का नाम डाल के लेखक का नाम डाल के आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा पहला है। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलो हम लोग देखते हैं रेखांकित अंश को। सबसे पहले यहां से यहां तक रेखांकित अंश है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका व्याख्या देखेंगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या को समझ लो कि शुक्ल जी कहते हैं, जो मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होता है। ठीक है, जैसे कोई भी बुरा हो तो बुरी संगत जो होता है घातक बुखार के समान हानिकारक होता है, जो आपको क्या कर सकता है, जो जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर यानी कि बुखार से ग्रसित हो तो वह ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। तो वो ज्वर जो होता है, घातक बुखार जो होता है, वो उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। तथा कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राण भी ले लेता है। और उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन, वृद्धि और बुद्धि को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से जो बुरी संगत वाले लोग हैं वो हमारी नैतिकता को, हमारे सदाचार को, हमारे मन को, बुद्धि को, सबको नष्ट कर देते हैं और बुरी संगत पर ले जाते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, जो प्राण भी ले सकता है। ठीक है, जैसे ये ले सकता है वैसे बुरी संगत वाले भी ले सकते हैं। अगला है ईवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया। इस गद्यांश में ईवा पुरुष के संगत के बारे में क्या कहा गया है, तो यहां देख लो क्या कहा गया है कि ईवा पुरुष की बुरी संगत उसे अवनत के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। अगर उसकी संगत बुरी है तो उसे अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। उन्नति का मतलब है कि आगे बढ़ना, उन्नति करना। ठीक है, सक्सेस होना। तो वो होता है अच्छी और बुरी संगत में। तो अच्छी संगत और बुरी संगत में यही अंतर है कि अच्छी संगत वाले लोग आपको आगे ले जाएंगे और बुरी संगत वाले लोग चक्की के समान है ना, कि चक्की में बना रहेगा आपका पैर और ना आगे जाओगे, और अगर आगे बढ़ना भी चाहोगे तो गिर जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश। ऐसे आपके बहुत सारे गद्यांश है, थोड़ा सॉल्व करना। ठीक है, मैंने बहुत सारे पढ़ा भी रखा है। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। ऐसे आप हर एक चैप्टर के 2-3 गद्यांश सॉल्व करो, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं पद्यांश को। अब हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश आता है। ठीक है, बहुत सारे पद्यांश है, जैसे अभी तो ये मैं एक बता रहा हूं कि जो चाटक चटक न घटे, मैलो होई न चित, और रज राज सुनना होई है तो नेह को चित। ठीक है, देखो बहुत सारे आपके इंपोर्टेंट गद्यांश है, पद्यांश है जो मैंने पढ़ा रखा है। जैसे आप लोगों को मैंने कौन सा बहुत सारे पद्यांश पढ़ा रखा है। ठीक है, जैसे बढ़त बढ़त संपत्ति सलूल मनी सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सुना फिर घटे वरु समूल कहलाए, इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो मैंने बहुत सारे पद्यांश को पढ़ा रखा है। अब मैंने एक और इंपॉर्टेंट पद्यांश लिया है, तो ये आप लोग देख लो कि जो चाहत चाटक न घटे। ठीक है, जो चाहत चटक न घटे, मैलो हुई न मित। ठीक है, एंड रज राज सुना हुई तो नेह निकोह चित। ठीक है, अब सबसे पहले आपको इसमें 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है। देखो कि प्रस्तुत दोहे की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दूसरा है किन वृत्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है। तीसरा है नेह चिकने में कौन सा अलंकार है। ठीक है, नेह चिकने में कौन सा अलंकार है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दो संदर्भ, और संदर्भ के बाद हम लोग देखेंगे व्याख्या। ठीक है, संदर्भ व्याख्या देखेंगे दोनों को। ठीक है, तो संदर्भ सबसे पहले आप देख लो। संदर्भ में आपका क्या है कि किस चैप्टर से लिया गया है, किसी को पता है कि नहीं पता है। ये हमारा जो बिहारी लाल जी का भक्ति नीति चैप्टर है, तो भक्ति अलग है, नीति अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, शीर्षक है, तो ये आपका नीति से है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक दोहा है, तो लिख दो जैसा भी आप संदर्भ लिखते हो। प्रस्तुत दोहा, जो हमारा ये दोहा है, प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी। ठीक है, प्रस्तुत दोहा कविवर, और इनका नाम क्या है, देखो पाठ्य के जो कवि हैं उनका नाम ब्लैक से लिखना, बिहारी लाल। ठीक है, बिहारी लाल। तो कवि कौन है इसके, बिहारी लाल जी हैं। ठीक है, तो बिहारी लाल द्वारा रचित, और ये इनकी बहुत प्रसिद्ध एक रचना है बिहारी सतसई। कौन सा है, बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई, ठीक है, से हमारी पाठ्य पुस्तक
से हमारी पाठ्य पुस्तक से हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक। अब आपका हिंदी, तो हिंदी भाई आप ब्लैक से ही लिखना। जितना मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ब्लैक ब्लू, एक कॉम्बिनेशन याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके कॉपी को और अट्रैक्टिव बनाता है और बोर्ड एग्जाम में आपको जो एग्जामिनर है वो फुल मार्क्स जरूर देगा, ठीक है। काव्य खंड तो वो कुछ है नहीं, एक बार आपको संदर्भ याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप लोग क्या करोगे, यही संदर्भ आप हर जगह लिख सकते हो, ठीक है। काव्य खंड में संकलित, ठीक है, और संकलित, और इस चैप्टर का नाम है नीति। भक्ति अलग है, नीति अलग है, मैंने बता रखा है, ठीक है। नीति शीर्षक से लिया गया है, नीति शीर्षक से लिया गया है, शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया गया है, ये देखो। फिर आपका ये हो गया पूरा आपका संदर्भ। अब व्याख्या समझ लो, व्याख्या आप लोग एक बार पढ़ लेना। देखो, कवि का कथन है, कवि का कहना है कि यदि आप चाहते हो कि मित्रता की चटक अर्थात चमक समाप्त ना हो, अगर मित्र हो और मित्रता की चटक या चमक समान मतलब समाप्त ना हो तथा मित्रता अस्थाई बनी रहे, तथा मित्रता जो हमारी है वो अस्थाई बनी रहे, तो उसमें दोष उत्पन्न ना हो, तो धन वैभव का इससे संबंध ना होने देना। जो धन है, धन वैभव का इससे संबंध ना होने देना, वरना मित्रता समाप्त हो सकती है, नष्ट हो सकती है, दोष उत्पन्न हो सकता है। धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता को मलिन यानी कि गंदा कर देता है, ठीक है। धन अथवा किसी भी वस्तु का लोभ हो, ठीक है, वो क्या होता है कि मित्रता को गंदा कर देता है, मलिन कर देता है। मित्र के स्नेह से चिकना धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है। जो मित्र के स्नेह होता है, मित्र के स्नेह से चिकना धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है। अतः स्नेह में धन का स्पर्श ना होने दें, अतः स्नेह में धन का स्पर्श ना होने दें। आपके जो मित्र का लगाव है, संबंध है, उसमें धन का स्पर्श ना होने दे। जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु धूल के स्पर्श से मैला हो जाती है और उसकी चमक जो है घट जाती है, उसी प्रकार प्रेम से कोमल चित्त धन रूपी धूल के स्पर्श से दोष युक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है, ठीक है, मित्रता में कमी आ जाती है। ये हमारा है व्याख्या, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये आपका संदर्भ और व्याख्या समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे आगे का जो है, उसी में अभी हमारा और भी है। अब इसी पद्यांश में 2 क्वेश्चन और पूछा गया कि किन विपत्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है, और तीसरा है कि नेह चिकने में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो दोनों को देखेंगे। सबसे पहले कि मनुष्य के मन में क्रोध होता है, ठीक है, क्रोध एंड गर्व, ठीक है, क्रोध, गर्व, ईर्ष्या, द्वेष आदि रजोगुणी, मतलब ये सारे जो रजोगुणी हैं, मतलब बेकार चीजें हैं, वृत्तियों के कारण उनका मन मलिन हो जाता है, ठीक है। अगला है नेह चिकने में प्रेम रूपी तेल का वर्णन किया गया, मतलब इसका प्रेम रूपी तेल का वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, ठीक है। तो ये हमारा रूपक अलंकार है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका गद्यांश पद्यांश दोनों समझ में आ गया। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत का गद्यांश है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी एवं विमल सलिल गंग्या कूले स्थिता अस्या घटनानां मूलयः कृति पंकिता धवलयं चंद्रकायं बहुराजते अग्रतः प्रयातका सुदीर्भ्यम देशाभ्यम नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घटनानां च शोभा विलोक्य इयं बहु प्रसन्नति, ठीक है। अब इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब कुछ लिखना है बच्चों। आपको पूरा नंबर मिलेगा, 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, कि 5 मार्क्स का, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आसान होता है ये। अगर आप सही से समझोगे तो इसमें कुछ नहीं है। संदर्भ सबसे पहले लिखो जो छोटा सा है, ठीक है। तो इसमें लिख लो कि प्रस्तुत गद्यांश जो है, इसमें चैप्टर के लेखक कवि ये सब नहीं होते हैं। प्रस्तुत गद्यांश, जो ये हमारा प्रस्तुत गद्यांश है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखो यहाँ आपका हिंदी के, यहाँ आप हिंदी लिख दो, हिंदी के
हिंदी के, अब आपको यहाँ संस्कृत खंड लिखना है, ठीक है, हिंदी के संस्कृत खंड, ठीक है, संस्कृत खंड, संस्कृत खंड है ना ये, कि वाराणसी, बस वाराणसी चैप्टर लिख दो ब्लैक से, बस हो गया, कुछ नहीं है, वाराणसी चैप्टर, वाराणसी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वाराणसी पाठ से लिया गया है। वाराणसी पाठ से लिया गया, बस हो गया। संदर्भ प्रसंग में देख लो कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता, जो ऐतिहासिकता है तथा अवस्थिति, जो उसकी स्थिति है, के विषय में बताया गया है, ठीक है, बस इतना सा यार संदर्भ प्रसंग लिखना है। अब व्याख्या समझ लो कि वाराणसी बहुत प्राचीन प्रसिद्ध है या प्राचीन नगरी है। वाराणसी जो है बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति जो है श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। अब मैं एक एक का बताता हूँ। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी जो है बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। एवं विमल सलिल गंगा कूले स्थिति। यह जो है स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्यम घटनानाम वलय कृति पंक्तिता धवला चंद्रकांत बहुराजते। इसका मतलब है इसके घाटों की जो घुमावदार पंक्ति है श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है, ठीक है। आगरता पर्यटिका सुद्रव्यम देश में नित्यम अत्र आयंती। तो यहाँ कहने का मतलब है कि असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से दिन प्रतिदिन यहाँ आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ और है कि अस्या घटना नाम चा शोभम एंड विलोकयम एम बहुत प्रसन्नता। इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, ठीक है। बस हो गया संदर्भ प्रसंग व्याख्या। अब हमारा आता है बच्चों जो आपका पद्यांश होता है संस्कृत में। देखो मैं आपको 3 ऐसे पद्यांश बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये 3 आप श्लोक भी याद कर लेना। श्लोक भी बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये 3 आप श्लोक भी याद कर लेना। जैसे पहला श्लोक है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेति, ठीक है। तो सबसे पहले संदर्भ को समझो। प्रस्तुत श्लोक जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया। बस इतना सा संदर्भ लिखना है। देखो केवल चैप्टर का नाम बदलना रहता है इसमें, वहां वाराणसी था यहाँ भारतीय संस्कृति है और सारा सेम है। प्रस्तुत श्लोक कर देना, प्रस्तुत गद्यांश था वहां, बस इतना सा अंतर है गद्यांश पद्यांश के संदर्भ में, बस ठीक है। इतना सा अंतर है बच्चों और आप लोग पूरा क्या करते हो मिला देते हो एक में। थोड़ा सा माइंड लगाओ तो आपका काफी आसान पेपर है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं लेकिन अब आप लोग थोड़ा सा अगर माइंड लगाओगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें और देखो यहाँ कि अब प्रसंग देख लो बच्चों। प्रसंग इसमें भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया। इसमें जो भारतीय है ना, भारत के लोग हैं, उसकी मूल भावना पर प्रकाश डाला गया। यहाँ लिखा सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब है कि सब सुखी हो, ठीक है। सर्वे सन्तु निरामयाः, सब जो है रोग रहित हो, मतलब रोग से दूर रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मतलब सबका कल्याण को देखें, अर्थात सबका कल्याण हो। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेति, और कोई भी दुखी का भागी ना हो, अर्थात कोई भी दुखी का भागी ना हो, कोई भी दुखी ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है अनुवाद कि सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सबका कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुखी का भागी ना हो, ठीक है। अब एक आप लोग ये तैयार करें ना, बंधनम मरणम जयो जप पराजय उत्तरम समो वीरा वीर भावे ही वीरता वीरा वीरण पूज्यते चैप्टर से बच्चों। तो ये आप लोग खुद से तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये आपका श्लोक भी है, श्लोक ये दोनों तैयार करना, एक सर्वे भवन्तु वाला और एक ये देखो, ठीक है। यहाँ देखो किस्वद गुणत्रम भूमे किस्वद द्वितम चा खाट किस्वद एंड यहाँ शीघ्रतम वात किस्वद बहुरतम त्रिसाट, ठीक है। माता जो है ना, माता गुणतम भूमे खाट एंड तित्रम मन शीघ्रम वातरम चिंता बहुरती तिसरात, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझ लो, कहने का क्या मतलब है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये क्या है। देखो यहाँ देखो ध्यान से कि इसमें क्या है कि इसमें ये पूछा गया है कि इन श्लोक में यक्ष के प्रश्नों का युधिष्ठिर उत्तर देता है। कहता है कि भूमि से महान क्या है। यहाँ देखो गुणत्रम भूमि, मतलब भूमि से महान क्या है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन पूछता है कि आकाश से ऊंचा क्या है, ठीक है। आकाश से ऊंचा क्या है,
फिर वायु से शीघ्र गति कौन करता है, यहाँ शीघ्रम वातरम, ठीक है। एंड अगला है कि मतलब फिर क्वेश्चन पूछता है तिनके से भी अधिक दुर्बल बनने वाली क्या है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर देते हैं कि मतलब जो पृथ्वी से अधिक भारी माता है, पृथ्वी से अधिक भारी माता है और आकाश से अधिक ऊंचा पिता है और वायु से अधिक गतिशील मन है और तृष्णा से अधिक दुर्बल बनने वाली चिंता है। बस ये आपका हो गया व्याख्या और ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं जीवन परिचय, मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय, ठीक है। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सारे जो मैं बता रहा हूं वो 3 स्टार वाले प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट वाले। फिर जयशंकर प्रसाद जी का वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बता रहा हूँ कि जितना मैं आपको बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। सूरदास जी का पद्य में वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर तुलसीदास जी का वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर ये महादेव वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये मैंने 5 ही जीवन परिचय बता दिया जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा है। अब हम लोग देखेंगे जो आपका व्याकरण है उसमें जितने आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन सबको जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। छंद अलंकार है, तत्सम है, तद्भव है, पर्यायवाची शब्द, समास, विग्रह, ठीक है। सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले, उपसर्ग है, प्रत्यय है, सब कुछ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर देना और वो देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग रस छंद अलंकार देखेंगे, ठीक है। रस छंद अलंकार जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 3 मार्क्स का आएगा और ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके रस छंद अलंकार के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक है, रस के। तो देखो पहला ऑब्जेक्टिव है कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, एंड तुन परिहर रघुवर विरह एंड राहु गौ सुरधाय, ठीक है। अब देखो यहां विरह आ गया, विरह का मतलब होता है रोना, ठीक है, मतलब शोक होना, ठीक है। तो इन पंक्ति में कौन सा रस है, इसमें कौन सा रस है, तो विरह का मतलब होता है रोना, तो यानी कि शोक हो गया। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर का है वीर रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 में केवल करुण रस और हास्य रस है, तो इन दोनों में से कोई एक है, वो क्या है, करुण रस है, ठीक है। क्योंकि अगर रोना आ जाए तो वो हमारा रहेगा शोक, ठीक है, वो करुण रस रहेगा, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान लगा होगा। दूसरा देखो, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो कि नाना नाना वाहन नाना वेशा विहिसे शिव समाज निज देखा, कहूं मुखहीन विपुल मुख काहू और बिनु पद कर कहूं बहु बहु, ठीक है। अब देखो उपयुक्त में रस है, देखो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर का है करुण रस, खा है हास्य रस, गा है वीर रस एंड घा है आपका विभत्स रस, ठीक है, विभत्स रस। तो बच्चों देखो इसमें जो है ना, इसमें आपका मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एग्जाम्पल है, मैं जब आप लोगों को हास्य रस पढ़ा रहा था तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ठीक है, मैंने आपको दिया था। और एक और है जो आप लोगों को अभी आगे बताऊंगा। तो इसमें जो आप लोगों का रस है वो है हास्य रस, हास्य रस का मतलब होता है हंसना। अगला देखो, इसमें तो आपका वैसे ही पता चल जाएगा कौन सा रस है, बहुत ज्यादा आसान लगेगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिक आपका ये है कि देखो शोक और हास्य में 2 चीजें हैं। देखो करुण रस में आपका शोक होगा, कहीं भी रोना धोना विहंस कुछ भी आए तो वो शोक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि करुण रस हो जाएगा। और हास्य रस का मतलब होता है हंसना, अगर हंसना आ जाए ना पढ़ने तो वो आपका हास्य रस हो जाएगा। ये 2 चीजें याद रखना। और पढ़ने पर हाँ आपको लगेगा कि इसमें शोक है, इसमें हंसना हास्य है, ठीक है। जैसे देखो, हंसी हंसी भाजाए देख दूल्हा दिगंबर को और पहुनी जो आमह हिमाचल के उछा में, देखो इसमें कौन सा रस है। अब यहाँ देखो आपको हंसी हंसी शब्द आ गया, हंसना, हंसी हंसी, मतलब हंसी हंसी कर बातें की जा रही है, तो आपको पता चल गया कि इसमें जब हंसी हंसी आ गया तो आपका श्रृंगार रस है कि करुण रस है कि हास्य रस है कि वीर रस है, बता दो, इतना तो आपके पास नॉलेज है ही। तो वो हमारा होगा हास्य रस। कौन सा रस होगा, हास्य रस, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो ये हमारा रस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी हम लोग छंद अलंकार के भी देखेंगे। रस में इससे बाद कुछ नहीं आएगा, थोड़ा सा याद रखना, हास्य रस और करुण रस की थोड़ा बेसिक याद रखना, जो परिभाषा है थोड़ा एग्जांपल से याद रखना, फिर आपका कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मैंने 3 मोस्ट इंपोर्टेंट बताया है इसको बिल्कुल क्लियर ही कर लेना। तो ये हमारा रस है। चलो अब हम लोग देखते हैं छंद अलंकार। तो अब हमारा अलंकार है। अलंकार में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला देखो
पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारा मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतपि प्रियो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देता हूं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में केवल 3 अलंकार है, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए केवल 3 अलंकार हैं। वो कौन कौन सा है? उपमा है, याद रखना, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। तीनों इंपॉर्टेंट है, बट उत्प्रेक्षा अलंकार ज्यादा ही कुछ आता है, ठीक है। अब देखो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार ज्यादा ही आता है, तो इसमें आपका पहचानने का ट्रिक भी है। जैसे इसमें मनो है, मनो जनो मनहु जनहु ये सब लगा हो ना, तो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शंस में आपके रूपक हैं, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, उपमा है। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया कि ये सारी चीजें लगे हों तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अलंकार का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों इसमें भी आपका मनहू आ गया ना, मनहू मैंने बता रखा है कि बोर्ड एग्जाम के लिए सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा सा मेहनत करो और याद करो सारा। का है उत्प्रेक्षा, खा है रूपक, गा है उपमा एंड घा है अनुप्रास। तो बच्चों इसमें कौन सा अलंकार है? मनहू जनहू मनो मानो ये सब आ जाए तो उसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। याद रखना, सारा क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर कर लो और आप लोग ये बोर्ड एग्जाम में छाप कर आना अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो, ठीक है। और आएगा ही आएगा यहाँ से, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं भी आप चेक कर लो। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नगरी, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। का है उपमा अलंकार, खा है अनुप्रास अलंकार, गा है रूपक अलंकार एंड घा है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार तो है नहीं, ठीक है, अनुप्रास अलंकार भी नहीं है और एक दूसरे की तुलना भी नहीं की गई है। अंबर पनघट में डूबो जैसे, अंबर की तुलना तारा घट ऊषा नगरी, एक दूसरे के सेम बता दिया गया, तो सेम बता दिया गया तो हमारा रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। तो ये हमारा हो गया अलंकार, ठीक है। मैंने आपको रस के इंपॉर्टेंट बता दिए, 3 ऑब्जेक्टिव्स, अलंकार के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बता दिए। इससे बाहर नहीं आएगा, देखो बहुत ज्यादा आपके 1-2 और याद कर लो बस, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट हिट ही करेंगे, आएंगे ही आएंगे। अगला है छंद। छंद में देखो, छंद में हम लोग देखेंगे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा ऑब्जेक्टिव ही आएगा, सभी को पता है बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका ऑब्जेक्टिव ही सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और आप लोग पेपर चेक कर लेना, मैंने आप लोगों को बताया कि पेपर कैसा आएगा। लिखा है लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, और व्योम सिंध सखी देख तारक बूंद बूंद दे रहा। इन पंक्ति के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं बताना है। पहला चरण देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं हैं पहले में। देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड हमें तीसरा चरण ये है, यहाँ आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। एंड ये 2 है, 10 है, 11 है, तो इसमें भी 11 है। तो मतलब हमारा 11 और 11 मात्राएं सही है, का वाला ऑप्शन, ठीक है। देखो गिनती आनी चाहिए, जहां बड़ा ओ का मात्रा हो, कहीं भी बड़ा ओ बड़ा आ, तो वो सब 2 मात्राएं, जहां छोटा आ हो वहां 1 मात्रा है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा ट्रिक को समझो, ये हमारा बिल्कुल सही है। तो ये हमारा पहला छंद का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। दूसरा देखो बच्चों, दूसरे में पूछ रहा है कि जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी हैं वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद अब आप लोगों को बताना है, ठीक है। छंद भी बता दो क्या है, बहुत ज्यादा आसान है आप लोगों के लिए, आप लोग वैसा भी इंटेलिजेंट हो। देखो का है रोला है, खा है सोल्ठा है, गा है दोहा है, घा है कुंडलियां हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को 2 ही अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में, रोला और सोल्ठा, तो इन दोनों को महाशय को तो उड़ा ही दो, ठीक है। अब बचा रोला और सोल्ठा, ठीक है। अब गिनती करके भी कर सकते हो, वरना मैंने आप लोगों को रोला में एक एग्जांपल बताया था कि आपका यही है, जो जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, तो हमारा रोला है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है
कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन तिलक भर पुलक भर, ठीक है, एंड शरद सरोह नैन तुलसी भर स्नेह जल, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को क्या बताना है, ये देखो, इसमें ये बताना है कि दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं बतानी है, ठीक है, मात्राएं। तो बच्चों दूसरा चरण और चौथा चरण में गिन लो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। दूसरा देख लो, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी देखो यहां 1 है, यहां 1 है, 2 हो गया, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी, यहां भी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि 13 मात्रा है। पहले और चौथे चरण में भी 13 ही है, ठीक है, तो चेक कर लेना, आई होप सही है, ये भी 13 मात्रा है, ठीक है। तो हो गया, ये हमारा है रस छंद अलंकार के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। तो अब हमारा आता है उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग में समझो, उपसर्ग में क्या है ना कि उपसर्ग का मतलब होता है कि आगे जोड़ना, और प्रत्यय का मतलब होता है पीछे जोड़ना। उपसर्ग प्रत्यय सब कुछ देखेंगे, जितने ऑब्जेक्टिव हैं सब कुछ, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे उपसर्ग के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अपव्यय में प्रश्न नंबर फर्स्ट है, अपव्यय में उपसर्ग लगा है। जो अपव्यय है, अपव्यय में कौन सा उपसर्ग है? का है उप, खा है आ, गा है अप, एंड घा है छोट बड़ा आ, ठीक है। तो अपव्यय में जो है ना, उसमें देखो आगे क्या लगा है, ध्यान से देख लो, छोटा आ पा अप, तो अप है, तो अप का मतलब है कि अपव्यय, और अपव्यय का मतलब होता है अप, ठीक है। आगे अप लगा है तो हमारा अप जो है वो उपसर्ग है जो आगे जुड़ा है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा देखो परी, परी उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा, परी का उपसर्ग लगाओ तो परी से देखो यहां आपका ऑप्शन है परिपूर्ण, परामर्श एंड पुरुषोत्तम एंड परीक्षण। देखो ये भी नहीं है, परा है, ये पुरु है, एंड ये परी है, और ये परी है, लेकिन छोटी ई की मात्रा रहती चेंज, तो ये हमारा सही रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका तीसरा जो प्रश्न है इसमें पूछ रहा है सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। सह उपसर्ग लगाना है और सही शब्द बनाना है। ऑप्शन नंबर का है सहकर्मी, एंड सुमति, एंड असुविधा, एंड घा है कुसंगति। तो आप लोग बताओ आगे सह जोड़ना है, उन चारों में कहां आगे सह जुड़ा हुआ है? इसमें जुड़ा हुआ है सु, नहीं है ना, इसमें आ जुड़ा हुआ है, इसमें कु, एंड इसमें सह। तो ये सब बहुत ज्यादा आसान होते हैं, थोड़ा सा कॉमन माइंड लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है, और आप लोगों का सारा क्वेश्चन सही जाएगा। एक भी नंबर ऐसा नहीं है कि आपका गलत हो जाए, ठीक है। और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आएंगे भी, आप कहीं भी मॉडल पेपर गाइड कुछ भी चेक कर लो, इससे बाहर कहीं नहीं दिया है, ठीक है। तो ये सब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूरा पढ़ ही लेना है। अगला देखो प्रत्यय, प्रत्यय में पहला प्रश्न है कि पन प्रत्यय युक्त शब्द है। आपको पन यानी कि पीछे पन लगा हो, प्रत्यय का मतलब होता है कि पीछे जुड़ना, ठीक है। क्या होता है कि मतलब जिसको पीछे लगाया जाता है, और उपसर्ग का मतलब होता है आगे जोड़ना। तो पन प्रत्यय युक्त है, का ऑप्शन है बचपन, बच्चा, बचाओ, बलवान। तो इसमें तो लगा नहीं है पन पीछे, इसमें भी नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा है, तो इसमें आपका बचपन में लगा है ना, तो बचपन है, लड़कपन है, बड़कपन है, सब कुछ में अगर आ जाए इससे तो आप लोग सही उसी पर लगाना, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, कुछ है नहीं इन सब में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो आप लोगों को बहुत ज्यादा आसान लगेगा। देखो जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है कि घबराहट शब्द में प्रत्यय है जो पीछे जुड़ा है। घबराहट में क्या जुड़ा है? हट जुड़ा है ना, हाँ हट लास्ट में, आहट भी जुड़ा हुआ है, हट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो ऑप्शन में आहट हो तो आहट पर लगाना, हट हो तो हट पर लगाना, जो भी ऑप्शंस में हो। का ऑप्शन है हट, गम, गरम, वट। तो क्या जुड़ा है? हट जुड़ा है ना, तो हट जुड़ा है तो हट पे लगा दो भाई, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा है इसी में तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरे में क्या पूछ रहा है कि आहट प्रत्यय प्रयुक्त शब्द है। आहट, आहट लगा हो पीछे, ठीक है। तो यहां लिखा है सजावट, तो वट लगा है, लिखावट वट लगा है, थकावट वट लगा है, जगमगाहट, जगमगाहट में क्या लगा है?
देखो चेक करो, पीछे पीछे बड़ा आहट, आहट लगा है ना, बड़ा आहट, बड़ा आ का मात्रा आहा उठा, तो आहट है ना, तो ये हमारा हो गया ना आहट, प्रत्यय प्रयुक्त शब्द है तो घबरा जगमगाहट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समास। अब हमारा आता है समास। ठीक है, अब समास में क्या है, समास में यही है समास विग्रह, समास विग्रह करना है सारी चीजों का। जैसे नवरत्न में कौन सा समास है, नवरत्न, नवरत्नों का समूह कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर का है द्विगु समास, खा है द्वंद्व समास, गा है कर्मधारय समास एंड घा है बहुव्रीहि समास। तो नवरत्न में पूछ रहा है नवरत्न में कौन सा समास है। तो बच्चों नवरत्न में देखो, आप लोग एक बात समझ लो, आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 2 समास हैं। ठीक है, क्लास 10th में एक कौन सा है, एक है द्विगु समास, एक है द्वंद्व समास। तो इन्हीं दोनों में से ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सिलेबस से बाहर तो आएगा नहीं, तो इसी दोनों में से आएगा। तो अब आप लोग यहां 2 ही ऑप्शन समझो, एक है द्विगु समास, एक है द्वंद्व समास। तो यहां हमारा जो नौ है, नौ रत्न है ना, वो हमारा द्विगु समास है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं, गंगा यमुना का समास विग्रह है। गंगा यमुना का समास विग्रह है, गंगा यमुना, ये हाइफन लगाए ना बीच में, ये अगर ये लगा हो तो और लगा देना, बीच में और लगा देना, इसको हटाकर और, माता हाइफन पिता, तो माता और पिता, जैसे गंगा और यमुना। ऑप्शन नंबर का है, खा है गंगा यमुना एंड गा है गंगा यमुना एंड घा है यमुना गंगा। तो भाई याद रखना, अगर ये लगा हो बीच में तो और लगा देना, गंगा और यमुना। ठीक है, माता और पिता, जल और थल, ऐसे आसान लगाना। चलो अगला क्वेश्चन, शुभाशुभ में समास है। शुभाशुभ में समास कौन सा है? ठीक है, चलो बताओ फटाक से। ऑप्शन नंबर का है तत्पुरुष समास, गा है, खा है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। लिखा हुआ है शुभाशुभ। ठीक है, तो शुभ और शुभ में आप लोगों का जो समास है वो है द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। तो ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में समास आएंगे जो आप लोगों को बहुत ज्यादा आसान लगा होगा, क्योंकि समास में कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, आपका समास वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो, और मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगातार बता भी रहा हूं, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर होता रहे, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, अब आप लोग इसका सबसे पहले एक काम करना, एक अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा नोट्स बना लेना। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर रहे हो पढ़ाई के पीछे तो एक नोट्स बना लेना, और जितना मैंने ये हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये नोट कर लेना। नोट करने के बाद आप देखना बोर्ड एग्जाम में, जब आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाओगे तो ठीक है, तो कहोगे सर यहीं से सारा क्वेश्चन आया है, कहोगे, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा अगला आता है तत्सम एवं तद्भव शब्द। ठीक है, तत्सम एवं तद्भव शब्द, और आप लोग कमेंट करना क्या आप लोगों का जो पेपर न्यू पेपर पैटर्न है ये सरल है या पहले वाला सरल था। कमेंट करना कि मतलब पहले वाला या इस टाइम जो आपका न्यू पेपर पैटर्न है ये सरल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स वाला। देखो आपका तत्सम एवं तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, अच्छी शब्द का तद्भव है। अच्छी शब्द का तद्भव बताना है बच्चों, अच्छी शब्द। ऑप्शन आपका है आंख, खा है कान, गा है भौं एंड घा है दांत। तो आप लोग बताओ अच्छी शब्द का तद्भव क्या होगा? आता है किसी को कि नहीं आता? चलो, अच्छी का होता है आंख। क्या होता है? आंख। देखो कुछ इंपॉर्टेंट तद्भव एवं तत्सम शब्द तैयार कर लो, जो मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, ऑलरेडी बता दिया है, तो उसको तैयार कर लो ताकि आप लोगों का सारा कुछ तैयार रहे। प्रश्न नंबर 2 है कि तालाब शब्द का तत्सम शब्द है। तालाब शब्द का तत्सम शब्द बताना है, बताओ फटाक से। ऑप्शन नंबर का है समुद्र, खा है झील, गा है तराग एंड घा है आप लोगों का महासागर। ठीक है, महासागर। तो अब आप लोग बताओ इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? इतना तो आप लोगों को पता है, तत्सम एवं तद्भव शब्द आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो तालाब का क्या होता है? तालाब का जो होता है वो होता है तड़ाग। क्या होता है? तड़ाग।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है नेह तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। ये तद्भव शब्द है और इसका आप लोगों को तत्सम रूप बताना है। ठीक है, क्या बताना है? तत्सम। तो आप लोगों के पास ऑप्शंस भी हैं, देख लो। ऑप्शन नंबर का है नवीन, खा है नक्षत्र, गा है स्नेह एंड आपका घा है निष्ठुर। ठीक है, तो ऑप्शंस भी आपके पास है, कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग चेक कर सकते हो। तो इसका हमारा ऑप्शन जो सही है वो है आपका पूछा नेह, नेह का होगा स्नेह। ठीक है, सभी बच्चे को पता होगा क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। अगला देखो, अब हमारा महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द आ गया। ठीक है, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखो, पहला अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? का है कमल, खा है कपड़ा, गा है झंडा एंड घा है आप लोगों का क्या है? बादल। तो बताओ। तो अंबर और वसन जो है ना, वसन का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, वसन का मतलब क्या होता है? कपड़ा। और अंबर का भी मतलब कपड़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अश्व, जो अश्व है, अश्व शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अश्व शब्द के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो यहां हमारा है तरंग है या पिक प्रभुत्व या विहंग द्विज या मरकट कपि। तो तुरंग और है ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला देखो, तीसरा नंबर, सतदल उत्पल एंड वरिज किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कपड़ा, गुलाब, कमल, सूरजमुखी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये हमारा जो है वो है आप लोगों का कमल का। किसका है? कमल का। समझ में आ गया ना? ये सारे आपको बहुविकल्पीय। अब हमारा संधि विच्छेद का बहुविकल्पी आएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद है इत्यादि। ऑप्शन का है इति धन आदि, खा है इति धन यदि एंड गा है आपका इति धन आदि एंड घा है इति धन यदि। ठीक है, तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि। इत्यादि का जो संधि विच्छेद है वो आप लोगों को पता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इति धन आदि। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 2 है मध्यवरी का संधि विच्छेद है। मध्यवरी का संधि विच्छेद है। का है मधधन वरी, खा है मधुधन अरी एंड गा है मधुधन वरी एंड घा है आपका मधुधन वरी। ठीक है, तो मधुरी का संधि विच्छेद क्या है? मधुरी का मधुधन अरी। अगला क्वेश्चन है कि यदि धन वपि का संधि विच्छेद है। इसमें संधि विच्छेद मतलब जोड़ना है। ठीक है, तो इसका होगा यद्यपि। यद्यपि। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब हिंदी व्याकरण के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब मैं आप लोगों को लास्ट में एक टॉपिक और बता देता हूं जो हिंदी व्याकरण से ही रिलेटेड है, जो आप लोग याद करना, मैं पढ़ा भी चुका हूं, क्योंकि हिंदी व्याकरण पूरा खत्म करना है। देखो, एक है शब्द रूप, एक है धातु रूप, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको पूरा डिटेल में। ठीक है, अभी हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण निबंध बता देते हैं जो याद रखना। पहला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। याद कर लो बच्चों, आप लोगों को मैं बता देता हूं, पूरा व्याकरण इसी में खत्म हो जाएगा। दूसरा याद कर लेना वृक्षारोपण। ठीक है, याद कर लेना। तीसरा विज्ञान वरदान है अभिशाप। चौथा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पांचवा है बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान। ये 5 याद कर लेना। और मैंने लिखने का ट्रिक भी बता रखा है, बोर्ड एग्जाम में कैसे निबंध को लिखा जाता है, डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, सब कुछ। ठीक है, तो ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को यार लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी करना। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को सभी को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हिंदी व्याकरण का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।